हैं शरीर और आत्मा, ये दोनों की आपस में तालमेल कैसी चलती रहती है निरंतर, पिछले 4 सत्रों में डिस्कस किया है। धीरे धीरे हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे और 2 सेशन हमारी बाकी है, आज है और आगे चल के 30 तारीख को भी होने वाली है। अंतिम सेशन में पहुंचते तक हम लोग देखेंगे कि शरीर हमारे लिए एक सपोर्टिव ऑर्गन है, लेकिन मैं स्वयं शरीर से संपूर्ण रूप से भिन्न हूँ। लेकिन भ्रम के कारण ज्यादातर मेरी फोकस या अटेंशन शरीर मूलक, शरीर केंद्रित रह जाती है। अब आवश्यकता इस चीज की है कि शरीर है, लेकिन शरीर में स्वयं नहीं हूँ। शरीर के अंदर में होने वाली संवेदनाओं भी मैं नहीं हूँ। मैं संवेदना से भी फर्क हूँ, पृथक, भिन्न हूँ। संवेदना किसको कहेंगे? जैसे हमारी सांस क्रियाएं चलती हैं, अंदर में कुछ कुछ क्रियाएं चलती रहती है। रक्त संचरण की क्रियाएं चलती है, पाचन की क्रियाएं चलती है, निष्कासन की क्रिया चलती है। ये सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो शरीर के अंदर चलती है वो निरंतर है और स्वयं संचालित है। हम कभी कहते नहीं है कि भोजन को पचाओ, हम कभी बोलते नहीं है कि सांस क्रिया को जारी रखो, लेकिन ये ऑटोमेटिक प्रोसेस में चलती है। लेकिन मैं स्वयं इन संवेदनाओं से भिन्न हूं। मैं इसके दृष्टा हूं, मैं इसके मालिक हूं, मैं इनके निर्णायक हूं, नियंत्रक हूं, धारक हूं, वाहक हूं और संपूर्ण रूप से मैं इनके मास्टर हूं। ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस जब तक हमारे साथ में रहेगी, तब तक हम स्वयं को इंद्रियों के राजा के रूप में जीवन जीने में आसान हो सकता है। स्वयं को हम राज गद्दी पे बिठाने की जैसे एहसास कर सकते हैं, अधीन बनने की बजाय कर्मेंद्रियों का या हमारे जो सेंसरी ऑर्गन यानी स्वादेंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, दर्शन इंद्रिय है, ये जो पंच कर्मेंद्रियां है और पंच ज्ञानेन्द्रियां है, इन इंद्रियों के वशीभूत होकर कार्य करने की बजाय हम इनके नियंत्रक यानी मास्टर सर्वशक्तिवान के रूप में इनको संचालित कर सकते हैं और सबसे अच्छी दिशा पे इनकी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिछले सत्रों की तरह हम आज भी स्क्रीन शेयरिंग में चलते हैं। 10-15 सेकंड लेता हूं आपसे। और जैसे पिछले सत्र में भाई जी ने कहा था कि ये ट्रांसलेशन भी हो रही है, तो हम प्रयास करेंगे कि इसको स्लो विधि से चलाएं, ट्रांसलेशन भी अच्छा। स्क्रीन अगर दिख जाए तो मुझे बता दीजिएगा। जी, या गुड। ठीक, बढ़िया। तो चलते हैं आगे। एमबीबीएस का पूरा नाम आप लोगों को सभी को पता है, मेंटेन द बॉडी एंड ब्राइटन द सेल्फ, यानी शरीर को पोषण दें, उसकी सुरक्षा करें, सदुपयोग करें और चेतना की विकास करें। सेल्फ यानी यहाँ पर कॉन्शियसनेस या आत्मा को हमने रेफर किया, सेल्फ यानी मैं स्वयं। तो इसके पहले हमारी ये 4 सत्र हो चुकी है। मई महीने में 2 सत्र हो चुकी है, जून महीने में 2 हो चुकी है और आज ये तीसरी सत्र है, 23 तारीख। और अंतिम सत्र रहेगा आने वाले 30th को। इसके पहले हमने देखा है कि जो डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना का क्षेत्र है, ये सबसे शक्तिशाली होती है और सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस होती है। द डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस इज सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और उसका मैनिफेस्टेशन यानी परिप्रकटन यानी अभिव्यक्ति एक रासायनिक भौतिक साधन के माध्यम से होती है। हमने कहा रासायनिक भौतिक यानी
फिजियोकेमिकल एंटिटी, भौतिक रासायनिक सत्ता या वास्तविकता। और ये जड़ का क्षेत्र है, क्योंकि रक्त मांस हड्डियों को लेकर हमारी ये जो शरीर की संरचना हुई है, ये एक जड़ वस्तु है। और छोटे इसको फिजियोकेमिकल सत्ताएं होती है, इंग्रेडिएंट्स होती है। लेकिन उनको संचालित चेतना ही सर्वशक्तिवान है। निर्णय करने की क्षमता चेतना की ही होती है। और ये दोनों जब आपस मिल के साथ काम करते हैं, तो फिर ये दुनिया में दो तरह से प्रकटन होती है, दो क्षेत्र में। एक है कार्य का क्षेत्र और दूसरा है व्यवहार का क्षेत्र। ये स्लाइड आपके लिए पुरानी है, हम जस्ट रिपीट कर रहे हैं। कार्य का क्षेत्र इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये हमारा जड़ वस्तुओं के साथ में इंटरेक्शन है। ये जो वर्क का क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये है प्रकृति के जड़ वस्तुओं के साथ में हमारी इंटरफेस। और ये बिहेवियर का क्षेत्र को अलग से दिखाया गया इसलिए क्योंकि हम मनुष्य मनुष्य आपस में जो बातें करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, हमारी भाव और विचारों की जो स्रोत है, ये हमारी मनस्तत्व को बहुत गहराई से प्रभावित करती है, भाव और विचारों के माध्यम से। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है, सुख दुख का एहसास कराता है, जो कि यहाँ पर जड़ वस्तुओं के साथ में नहीं होता। आप पत्थर के साथ काम करते हैं, मिट्टी के साथ काम करते हैं, जल के साथ काम करते हैं, उनके अंदर में सुख दुख एहसास करने की सामर्थ्य है नहीं। लेकिन मानव मानव के बीच में जो बातें होती है, सिलसिला होती है, उस समय यही आचरण यानी ह्यूमन कंडक्ट कितना अच्छा है, कितना बुरा है, मानवीय संस्कार के साथ है या अमानवीय संस्कार के साथ, मानवीय संवेदना के साथ है या अमानवीय संवेदना के साथ है, ये लोगों के मन को गहराई से प्रभावित करती है। इसलिए दोनों को अलग से हमने दिखाया। और जो हमारी चेतना का क्षेत्र है, इसकी सबसे बड़ी ताकत यानी पोटेंशियल है द पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना करने की शक्ति, सोच विचार करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति। और ये निरंतर चलती रहती है। ऐसी एक सोचने वाली मशीन हमारे अंदर में फिट कर दी है प्रकृति ने, जो कि कभी विश्राम नहीं करती। शरीर विश्राम करता है, हम नींद में, गहरी नींद में सोए रहते हैं, तो भी हमारी कल्पनाशीलता उस समय सक्रिय रहता है। सपने जो आते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक तरह का मैनिफेस्टेशन। आज हम लोग देखेंगे कि वैल्यू ऑफ द बॉडी यानी शरीर का मूल्यांकन हम करने की कोशिश करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। शरीर हमारे लिए कितने वैल्यूएबल है, और उसकी तीन मेजर डोमेन को हम एक्सप्लोर करेंगे, तीन मेजर डायमेंशन को हम एक्सप्लोर करेंगे। कि शरीर को पोषण देना, नर्चर, शरीर को प्रोटेक्ट करना यानी सुरक्षा, और शरीर का सही उपयोग, सदुपयोग, राइट यूटिलाइजेशन। और ये तीनों जिम्मेदारी सेल्फ की ही होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर में वो ताकत नहीं है कि वो निर्णय कर सके क्या करूं क्या ना करूं। विचार करने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति, ये सेल्फ की डोमेन में होती है, यानी चेतना की डोमेन में होती है। शरीर सिर्फ उसको उपयोग में लाता है, यानी कार्यान्वयन करता है, एग्जीक्यूट करता है। आइए हम देखते हैं, दो ऐसे शब्द हैं जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। एक है प्राइस और दूसरा है वैल्यू। प्राइस कहने से जो इकोनॉमिक प्राइस है उसको हम समझते हैं, आर्थिक मूल्यांकन। और वैल्यू कहने से हम समझते हैं उसकी उपयोगिता। सरल शब्दों में कहें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक इंजेक्शन है, कुछ टैबलेट्स है, कैप्सूल है,
कुल मिलाकर आप इसको मेडिसिन कहें। मेडिसिन की प्राइस हो सकती है कि 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, ऐसी कुछ हो सकती है। लेकिन ये मेडिसिन की जो वैल्यू है वो उस प्राइस से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मेडिसिन खाकर व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, उसको पुनः जीवन प्राप्त हो सकता है। मृत्यु के साथ में संघर्ष करने वाली एक मरीज दवा खाकर ठीक हो सकता है, लंबी उम्र जी सकता है। ये हो गया उसका वैल्यू। तो आप सोच सकते हैं कि प्राइस और वैल्यू में देखा जाए तो अक्सर करके वैल्यू हमेशा ऊपर तरफ रहता है, ऊंची स्तर पे होता है। उसी तरह से एक थाली, भोजन की थाली, आप इसकी प्राइस को अगर काउंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि 100 रुपीज की एक वेजिटेरियन लंच मील है, भोजन है, या 200 रुपीज की एक भोजन की थाली है, आप कह सकते हैं। दिस इज द इकोनॉमिक प्राइस। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? इसको खाने वाला व्यक्ति के शरीर में कुछ पोषण प्राप्त हो, शरीर के अंदर में ऊर्जा का संचरण हो, शरीर में कोशिकाओं का या अणु परमाणुओं का विकास हो, ये सारे तत्व वैल्यू के डोमेन में आते हैं। तो प्राइस अक्सर लोअर होता है, वैल्यू अक्सर अपर लेवल पे होता है। उसका वैल्यू कई गुना ज्यादा होती है प्राइस की तुलना में। इसी विधि से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक एंटिटी, यानी एक वास्तविकता, कोई एक तत्व, उसका लार्जर ऑर्डर यानी उससे बड़ी व्यवस्था में किस तरह से वो प्रतिभागिता कर पाता है, वही उसका वैल्यू है। जैसे ये मेडिसिन में आप देखेंगे तो इसकी लार्जर ऑर्डर क्या है, इसकी बड़ी व्यवस्था, इसको कंज्यूम करने वाला व्यक्ति, इंसान। ये भोजन के लिए बड़ी व्यवस्था क्या है? ये भोजन को स्वीकार करने वाला एक मानव, वो उसके लिए बड़ी व्यवस्था है। उसी तरह कोई भी एक वस्तु उससे बड़ी व्यवस्था में किस तरह से इंटरेक्ट कर पाता है, कितनी मीनिंगफुली, कितनी प्रोडक्टिवली, वो उसका वैल्यू है। एक कलम का वैल्यू क्या कहें, पूछेंगे तो क्या कहेंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पेन? बहुत ही सरल है कि पेन से हम क्या लिख सकते हैं, वो उसका वैल्यू है। पेन की इकोनॉमिक प्राइस हो सकता है कि 20 रुपीज, 30 रुपीज, 60 रुपीज, 100 रुपीज, लेकिन जो उससे लिखा जाता है वो उसका वैल्यू है। इसका मतलब पेन जब इंटरैक्ट करता है एक मानव के साथ, मानव के हाथ के साथ, अंगुलियों के साथ, एक नोटबुक या डायरी के साथ, जो कि उससे बड़ी व्यवस्था है, उस बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करने की प्रक्रिया को हम कहेंगे कि वो उस वस्तु का वैल्यू है। सो द वैल्यू ऑफ ए पेन इज व्हाट इट कैन राइट। और राइटिंग की जो स्किल है या प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द पेन इन बिगर ऑर्डर। और पेन के लिए बिगर ऑर्डर है पेपर एंड ह्यूमन बीइंग, जो अभी हम लोगों ने देखा। उस तरह से अगर पूछें कि आंखों की वैल्यू क्या है, हमारी आंखें, उसकी वैल्यू क्या है, आंखों से हम क्या देख सकते हैं, यानी इस दुनिया, इस परिवेश, हमारी चारों तरफ की जो पारिपार्श्विक परिस्थितियां हैं, मानव है, पेड़ पौधे हैं, नदी है, झरना है, पहाड़ी है, धरती है, ये पूरा विश्व है, जिनको हम देख पा रहे हैं, वही सामर्थ्य अगर आंखों से मिलती है, द पोटेंशियल अवेलेबल टू सी द सराउंडिंग, दैट इज द वैल्यू ऑफ द आईज। एग्जैक्टली उसी तरह अगर एक वेजिटेबल प्लांट है, केले का पेड़ है, टमाटो का पौधा है, उसका वैल्यू पूछा जाए तो हम देखेंगे कि उसको स्वीकार करने वाले पशु
या कोई प्राणी या मानव, उनके शरीर में कितनी पोषण प्राप्त होती है, नर्चर कितनी मिलती है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ न्यूट्रिशन कितनी मिलती है, ये है उस पौधा का वैल्यू। तो प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग चीज है, ये हमें पता चल गया। अब आइए हम देखेंगे कि मानव का जो शरीर है उसका वैल्यू क्या है। वैल्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव अपने से बड़ी व्यवस्था में किस हद तक पार्टिसिपेट कर पाता है, उसकी क्षमता कितनी है, और जो कि उसको सहज रूप से स्वीकार्य है, नेचुरली एक्सेप्टेबल पार्टिसिपेशन। अब ये नेचुरली एक्सेप्टेबल फेनोमेनन क्या है, हम उसको एक सरल विधि से आपको बताने की प्रयास करेंगे। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आप प्रेम पूर्वक जीना चाहते हैं या विरोध के साथ जीना चाहते हैं, तो आपका उत्तर क्या आएगा? वेदर यू वांट टू लिव इन हार्मनी और यू वांट टू लिव इन कंट्राडिक्शन। चैट बॉक्स में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। हार्मनी अगर चाहते हैं तो एच लिखें, कंट्राडिक्शन यानी विरोध चाहते हैं तो सी लिखें। जो आपको सहज रूप से स्वीकार्य है, एज ए ह्यूमन बीइंग आप मानव समाज में जीवन जीते हैं, तो आपको कौन सी तरह से जीना अच्छा लगता है, प्रेम पूर्वक या विरोध के साथ? वेदर टू लिव इन हार्मनी और टू लिव इन कंट्रडिक्शन, अपोजिशन। यस, विनोदिनी दीदी लिख रहे हैं हार्मनी के साथ, एच। और भी रेस्पॉन्ड करें कोई? खाली एक बहन को लगता है कि हम हार्मनी में जिएंगे, बाकी सब क्या विरोध में जीना चाहते हैं, कंट्राडिक्शन में जीना चाहते हैं क्या, अपोजिशन के साथ जीना चाहते हैं क्या? जी, रश्मि दीदी लिख रही है हार्मनी। ओके, वेरी गुड। यस, अंजू बहन हार्मनी, गुड। थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स, बहुत सुंदर। यस, किरण जी लिख रहे हैं हार्मनी, सभी को हार्मनी चाहिए। तो यहाँ कहने हम ये कहना चाहते हैं कि हार्मोनी ही हमारे लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल फेनोमेनन है। और ये जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है यानी सहज स्वीकृति है, ये सिर्फ मुझे नहीं, सिर्फ आपको भी नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, सिर्फ कैलिफोर्निया वालों को नहीं, सिर्फ लॉस एंजलिस वालों को भी नहीं, इस धरती पर किसी भी ज्योग्राफिकल टेरिटोरी में आप चले जाएं, हर मानव को प्रेम के साथ जीना ही अच्छा लगता है। एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू लिव इन हार्मनी एंड पीस, एंड दिस इज नेचुरल एक्सेप्टेंस फॉर ह्यूमन बीइंग। अगर हम कभी संघर्ष में गए, विरोध में जीने के लिए मजबूर हुए, तो हमें इंटरनली भारीपन महसूस होता है, स्वीकार्य नहीं होता है, अनकंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि वो हमारी अंदरूनी संस्कार है ही नहीं, वो हमारी मौलिकता है ही नहीं। अब इस स्टाइल में अगर हम देखें कि लार्जर ऑर्डर यानी पूरी व्यवस्था, ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात, ये धरती, ये परिवेश, पूरे विश्व में हम एक एंटिटी के रूप में, वास्तविक सत्ता के रूप में, मानव के रूप में किस हद तक प्रतिभागिता कर सकते हैं, जितनी हद तक हम प्रतिभागिता करने की संभावना दिखेगी, वही हमारे लिए वैल्यू हो जाएगा। यानी द एक्सटेंट ऑफ माई पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर। अब आइए शुरू करते हैं। मेरी ओरिजिन कहां पर है, मेरी अस्तित्व की शुरुआत कहां से होती है? मैं एग्जिस्ट करता हूं, क्या करती हूँ? आई एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, इस धरती पे मैं हूं, माई प्रेजेंस इज देयर। ये ओरिजिनेट होती है कहां से? क्या हम इसको कह सकते हैं कि हमारी
ओरिजिन फैमिली से होती है। एक्सेप्ट करेंगे? इज इट एक्सेप्टेबल टू यू? परिवार Yeah, है तो मेरी अस्तित्व वहीं से होती है। yeah. ओके, विनोदिनी बहन कह रही है आत्मा से होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने सीधा सीधा सूक्ष्मता को टच कर लिया। परिवार के अंदर में जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चा का मतलब होता है कि इट इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ टू रियलिटीज, बच्चे का शरीर और बच्चे की चेतना। तो चेतना से ही शुरुआत होती है। एब्सोल्युटली परफेक्ट, बहुत सुंदर, आपने चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स दिया। चेतना से ही हमारी एग्जिस्टेंस शुरू होती है, लेकिन वो मैनिफेस्ट होती है, व्यक्त होती है शरीर के माध्यम से। तो ओरिजिन के रूप में हम कह सकते हैं कि मेरी ओरिजिन है मैं माई सेल्फ, यानी आई एम द सोल। मेरे साथ में एक शरीर है, प्रकृति से मैंने अडॉप्ट किया एक फिजियोकेमिकल एंटिटी। और ये दोनों जब एक साथ में एग्जिस्ट करने लगते हैं, यानी माई सेल्फ एंड माई बॉडी, देन आई बिकेम ए पार्ट ऑफ माई फैमिली। मेरे लौकिक परिवार का एक में पार्ट बन गया, अंश बन गया। फिर मेरी एक्सपांशन और भी आगे है। आई कैन एक्सपांड माई सेल्फ फ्रॉम फैमिली टू द सोसाइटी। मानव समाज के अंदर में ही मेरा परिवार है, तो इसीलिए आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। अगेन मेरी पार्टिसिपेशन लार्जर ऑर्डर की ओर जाती है, परिवार से समाज की ओर व्याप्त है, समाज से फिर पूरी प्रकृति यानी अस्तित्व तक मैं व्याप्त हो सकता हूं। दैट मीन्स ये एक इतनी वंडरफुल और यूनिक जर्नी है, कंसेप्ट है, फेनोमेनन है कि मेरी ओरिजिन एक सूक्ष्म कण से शुरू होती है, दैट इज द कॉन्शियस एंटिटी यानी चेतना। फिर ये एक शरीर को अडॉप्ट कर लेती है, और ये शरीर के साथ में मैं अपने परिवार के साथ में अपने को व्याप्त कर सकता हूं। परिवार से फर्दर एक्सटेंशन करके मैं समाज तक अपने को फैला सकता हूं। माई एक्सपांशन कैन बी अप टू द ह्यूमन सोसाइटी ऑल्सो। और लार्जेस्ट पॉसिबल एक्सपांशन हो सकती है मेरी व्हेन आई इंटरैक्ट विद द होल नेचर। पूरी प्रकृति के साथ में मैं इंटरैक्ट कर सकता हूं, और करता भी हूं। रोज की दिनचर्या में मिट्टी पे चलता रहता हूं, जल का सेवन, हवा की सेवन, सूरज की रोशनी मुझे प्राप्त होती रहती है, और वो भी एसेंशियल है। ये सारे तत्वों को अगर हमें देखते हैं, हमें पता चलता है कि मैं लार्जर ऑर्डर की ओर आगे बढ़ने की प्रयास करता रहता हूँ, निरंतर ये प्रयास जारी। और यही मेरे लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये मैं नेचर से ही क्रिएट हुआ हूँ। ये पूरे अस्तित्व के अंदर में मैं हूँ। मैं हूँ मतलब चेतना भी है और शरीर भी है, जड़ता भी है। सूक्ष्म चेतना और जड़ शरीर, ये है मेरा लार्जर ऑर्डर में पार्टिसिपेशन करने की संभावना। अगर मैं इससे सिकुड़ के जी रहा हूं, इससे कम लेवल तक मेरी फैलाव है, मैं सिर्फ अपने परिवार तक सीमित हूं, या तो समाज तक ही सीमित हूं, पूरी प्रकृति के साथ मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं, कोई कारण से, मेरी अज्ञानता के कारण है, मेरी भ्रांति के कारण है, या मेरी जागृति की कमी के कारण है, तो मुझे अधूरापन की एहसास होना स्वाभाविक। मानव जो कुछ भी करता है, शारीरिक रूप से, श्रम के रूप से, कल्पनाशीलता के रूप से, विचार के रूप से, चिंतन के रूप से, सब कुछ पूर्णता की ओर बढ़ने की एक एक प्रयास है। और पूर्णता की ओर बढ़ने का मतलब ये लार्जर ऑर्डर में
फुलेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट तक स्वयं को पार्टिसिपेट कर पाना। दैट मीन्स माई सेल्फ, द कॉन्शियस एंटिटी, is interacting with the body, also interacting with the family, interacting with the society, and finally interacting with the whole nature or existence. And that is my highest possible participation in the larger order. इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता और इससे कम में मानव तृप्त नहीं हो पाता। यही तृप्ति बिंदु है। लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर में हम अपने को फिट कर पाए, हार्मोनी के साथ में फिट हो जाए, वही सभी मानव का प्रयास है और नेचुरली एक्सेप्ट। तो दूसरी तरीके से वही कंसेप्ट को हम बताना चाहते हैं। यह है मैं स्वयं, यानी आई एम एन इंडिविजुअल, व्यक्ति हूं, मानव हूं। मानव का मतलब आई हैव ए रोल विद इन माई सेल्फ, दैट मीन्स एंश्योरिंग हैप्पीनेस विद इन द सेल्फ एंड द बॉडी। शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी मेरी है और मेरे अंदर यानी चेतना जो कि निरंतर सुख की कामना करता है। आत्मा हमेशा सुख प्रेमी है, सुख देना चाहता है, सुख लेना चाहता है। सुख ही मेरा धर्म है, सुख ही मेरा मौलिक संस्कार है। अगर कोई कारण से मैं सुख से हट गया, डेविएट हो गया, वही मेरे लिए सफरिंग या पीड़ा की कारण बन जाती। So this is the first level of interaction of myself with the body. सेकेंड लेवल ऑफ इंटरेक्शन देखेंगे तो परिवार के साथ में मेरी इंटरेक्शन होती ही है। मेरे रिश्तेदार, माँ पिताजी हैं, मेरे स्पाउस, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के सारे सदस्यों के साथ अगर मधुर संबंध है, स्वीट रिलेशनशिप है, हार्मोनियस रिलेशनशिप है, भाव और विचार में संगीत में स्थिति है, हार्मनी है, तो फिर मैं सुख पूर्वक जीने में कोई तकलीफ नहीं है। और वही मेरी चाहत है, मौलिक चाहत। सुख और समृद्धि की कामना, प्रॉस्पेरिटी मीन समृद्धि, आई एम फुलफिल्ड। तो ये दोनों अगर मैं कर पाता हूं तो मैं सुखी हूं और सुख ही मेरा धर्म है, सुख ही मैं निरंतर चाहता हूं। आज मुझे बेचैनी इसलिए लगती है क्योंकि मैं जी तो रहा हूं लेकिन सुख नहीं है, तो मुझे अधूरापन लगता है, बेचैनी होती है, अड़चन होती है, मैं संघर्ष करता हूं, अंदर से मेरी छटपटाहट होती है क्योंकि मेरी मौलिक संस्कार है सुख। नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपांशन है परिवार से समाज की ओर। समाज के साथ में मैं जब इंटरेक्ट करता हूं तो मुझे शांति चाहिए, औरों के साथ, सामाजिक सदस्यों के साथ में भी मुझे हार्मनी चाहिए, जस्टिस यानी न्याय चाहिए। यह न्याय का मतलब है उभय तृप्त। मैं भी तृप्त हूं, मैं जिनसे इंटरेक्ट करता हूं, मिलता जुलता हूं, भाव का आदान प्रदान करता हूं, वो भी तृप्त है, एक दूसरे के सहयोगी है। परस्परता और पूरकता के साथ हम जीवन जी सकते हैं। म्यूचुअल कंप्लीमेंटरिटी एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट अगर ये है समाज में, तो मेरी इंटरेक्शन विद द सोसाइटी इज मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव। एंड द फोर्थ स्टेज ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर, सबसे बड़ी व्यवस्था में मेरी भागीदारी हो सके, बिकॉज आई एम ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दिस होल एग्जिस्टेंस। वो है नेचर और एग्जिस्टेंस, प्रकृति और पूरा अस्तित्व। प्रकृति के साथ में मेरी तालमेल क्या होनी चाहिए, मेरी रोल क्या है प्रकृति के साथ,
ये मुझे जानने की आवश्यकता है और उसको फुलफिल करने की भी आवश्यकता है। तब जाकर मेरा ये चौथा रोल, एक्सपांसिव लिविंग, मेरा फैलाव पूरे प्रकृति अस्तित्व के साथ, समन्वय के साथ, संगीत में स्थिति के साथ हो पाएगी और मैं तब पूर्णता प्राप्त कर सकती हूँ। इससे ऊपर और कुछ हो नहीं सकता। इज द होल एग्जिस्टेंस। यहां तक ठीक है? अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे की सेगमेंट की ओर चलें। तो कोई भी एक मानव है तो उसका एक्सपांशन, एक्सपांशन का मतलब ये फिजिकल एक्सपांशन नहीं है, ये हमारी कल्पनाशीलता का फैलाव। कहाँ तक हम सोच सकते हैं और सोच के आधार पर हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, प्रतिभागिता कर सकते हैं। और आज हम जी रहे हैं तो कैसे जी रहे हैं? हमारी फैलाव है या हम सिकुड़ के जी रहे हैं? एक छोटे से कमरे में कैद की तरह जीने में जितनी खुशी होती है, पूरे खुले आंगन में, पूरी दुनिया में घूम पाना, सबके साथ में मिल पाना, भाव के आदान प्रदान कर पाना, जड़ वस्तु और चैतन्य शक्ति ये दोनों के साथ में हमारी इंटरेक्शन परफेक्टली हो पाना, संतुलित ढंग से हो पाना, ये ज्यादा तृप्तिदायक है, ज्यादा खुशहाली होती है, आनंद प्रदायक है। यही मानव को सुख देने वाला है, आह्लादित करने वाला है। हर मानव यही चाहत रखता है। अगर आपके मन में कोई शंका है, इसके ऊपर कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं कि हर मानव इस विधि से जीना चाहता है, सभी के साथ में संगीत में स्थिति, यानी हारमोनियस लिविंग, या व्यक्ति केंद्रित, स्वार्थ केंद्रित जीवन जीना चाहता है। एनी क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इसके अंदर में बहुत सारी क्रियाएं चलती है। जैसे स्पंदन की क्रिया है, निष्कासन की क्रिया है, रक्त संचरण की क्रिया है, श्वसन की क्रिया है, पाचन की क्रिया है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस चलती है। और ये बॉडी स्वयं ही अपनी केयर करती है, देख रेख करती है, सुधारने की भी प्रयत्न करती है प्रकृति के नियम के अनुसार, आज पर द नेचुरल लॉज। आप कभी शरीर को कहा नहीं कि स्पंदन को जारी रखो, सांस क्रिया को जारी रखो, रक्त संचरण प्रक्रिया को जारी रखो, लेकिन शरीर स्वयं इसको करती रहती है। उसको पता है कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम में चलने वाली है और मैं इसको चलाती रहूंगी। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर चेतना की भी इंटरवेंशन की आवश्यकता है। जैसे पाचन की क्रिया, मान लेते हैं, इसी को विचार में लेते हैं, डाइजेशन प्रोसेस। शरीर के अंदर में भोजन डाल दिया तो पाचन क्रिया शुरू हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक है। लेकिन कौन सा भोजन डालना है, इसको निर्णय करने वाली शक्ति चेतना के अंदर है, ना कि शरीर के अंदर। मैं चावल खाऊं या रोटी खाऊं, सब्जी खाऊं, फल खाऊं, दूध पीऊं, सलाद खाऊं, पापड़ खाऊं, आइसक्रीम खाऊं या पॉइजन खाऊं, ये निर्णय करने वाली शक्ति चेतना के अंदर ही होती है। जो लोग सुइसाइड करते हैं, पॉइजन खा के सुइसाइड करते हैं, ऐसे तो सुइसाइड होती नहीं है, लेकिन हमारी रोज की जिंदगी में हम लोग सुइसाइड यानी आत्महत्या कहते हैं, शब्द प्रयोग करते हैं आत्महत्या की। ऐसे आत्मा की हत्या तो हो ही नहीं सकती। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। हम ऐसी एक शक्ति है जिसको शस्त्र काट नहीं सकती, जल डुबा नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती,
कोई भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा उसको नष्ट नहीं कर सकती। ऐसी अजर अमर शक्ति मैं हूं, मैं चेतना हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन आत्महत्या जब हम कहते हैं, एक्चुअली हम आत्मा को हत्या नहीं करते हैं, कर भी नहीं सकते। हम शरीर की ही हत्या करते हैं मात्र, और समझते हैं कि हमने आत्महत्या कर ली। शरीर नष्ट हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, पंच महाभूत से बना हुआ जड़ शरीर फिर से पंच महाभूत में लीन हो जाती है। लेकिन आत्मा अपने कर्मों को और संस्कारों को लेकर फिर एक दूसरा शरीर का अन्वेषण में निकल पड़ती है। तो ये जो खाने की निर्णय है कि मैं बैजन खाऊं शरीर को नष्ट करने के लिए, ये निर्णय लेना भी चेतना की ही कैपेबिलिटी है। लेकिन एक बार पेट के अंदर वो चली गई, चाहे वो अमृत हो, चाहे वो जहर हो, चाहे अच्छी चीज हो, चाहे बुरी चीज हो, जो कि निर्णय करने वाली आत्मा है, एक बार पेट के अंदर चली गई, तो फिर पाचन क्रिया अपने आप को उसको पचाने में शुरू कर देता है, क्रिया शुरू कर देता है। तो कुछ क्रियाएं शरीर के अंदर में निरंतर चलती है, विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम द कॉन्शियसनेस, और कुछ क्रियाएं हैं जो कि कॉन्शियसनेस के इंटरवेंशन के साथ चलती है। इसको और थोड़ा गहराई से देखेंगे। एक बहन जब रसोई करती है अपनी किचन में, तो बहन हर सेल्फ एक जड़ शरीर और एक चेतना, ये दोनों का सह अस्तित्व है। साथ में जो कढ़ाई या यूटेंसिल्स वो यूज करती है, वो जड़ तत्व है। तो हाथ से, अंगुलियों से एक जड़ वस्तु को पकड़ते हुए ये इंटरेक्शन हो रही है, मतलब शरीर और ये जड़ वस्तु, ये दोनों की इंटरेक्शन हो रही है। और ये दोनों इंटरेक्शन को व्यवस्थित करने के लिए चेतना की भी रोल है यहाँ पर। मैं क्या बना रही हूँ, कितनी फ्लेम देने की आवश्यकता है, कितनी नमक, कितनी शक्कर, कितनी पानी, कितनी देर तक, और क्या रुचि होने वाली है, टेस्ट होने वाली है, ये सारे तत्वों को एनालिसिस करने की रोल चेतना की है। एक हल चलाने वाला किसान जमीन पे, खेती पे, ये हल जो है ये जड़ वस्तु है। मानव का हाथ, ये भी जड़ है, जमीन भी जड़ है, ये पशु के शरीर जड़ है। पशु शरीर को चलाने वाली यहाँ पर उसकी एक चेतना है, और मानव के शरीर को चलाने वाली यहाँ भी एक चेतना है। तो सार के रूप में यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ जड़ जड़ के साथ में इंटरेक्शन कर रहा है, और चेतना भी चेतना के साथ में इंटरेक्शन कर रहा है। और ये चेतना और जड़, ये दोनों भी परस्परता के साथ में काम करते हैं। इतनी सूक्ष्म नजरिया के साथ जब हम देखते हैं, तो प्रकृति के और करीब हम बनने की सक्षम हो जाते हैं। और एक उदाहरण देखते हैं। एक सर्जन है, मेडिको सर्जन है, ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज की सर्जरी कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मानव शरीर, यहाँ दूसरा मानव का शरीर, और ऑपरेशन की क्रिया में एक मानव शरीर, जड़ शरीर, दूसरा जड़ शरीर को भी छेड़छाड़ कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। साथ में यहाँ भी एक चेतना काम कर रही है, डॉक्टर की चेतना, कॉन्शियसनेस, और यहाँ मरीज की भी चेतना है, क्योंकि वो जीवित मरीज है। ये दोनों चेतना की भी आपस में भाव का आदान प्रदान हो रही है, बातें हो रही है, हंसी मुस्कान भी हो रही है, भावनाओं का आदान प्रदान और संवेदनाओं का भी आदान प्रदान हो रही है, सुख दुख का एहसास भी हो रही है, पीड़ा की भी एहसास हो रही है। तो ये परिवेश, जड़ और चेतन, ये जड़ और चेतन की एक जोड़ी, और ये भी जड़ और चेतन की एक जोड़ी, ये परस्परता के साथ, म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड कंप्लीमेंटरिटी के साथ कार्य कर रहे हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक हेलीकॉप्टर चलाने वाला एक पायलट है। हेलीकॉप्टर जड़ वस्तु है। चलाने वाला व्यक्ति पायलट, उसका शरीर जड़ है। हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने की जो प्रोसेस है, उसमें जड़ शरीर, जड़ हाथ, जड़ अंगुलियां, हेलीकॉप्टर की जड़ संसाधनों को, जड़ कंपोनेंट्स को ऑपरेट कर रही है। दोनों जड़ चीज, यानी मानव का शरीर और हेलीकॉप्टर का बॉडी, ये दोनों को संभालने की जिम्मेदारी है पायलट का शोर, यानी कॉन्शियसनेस, चेतना। इस विधि से आप पूरी दुनिया को देखेंगे तो आपको सिर्फ दो ही तत्व मिलेगा। एक जड़ तत्व मिलेगा, एक चेतन तत्व मिलेगा। मानव का शरीर भी जड़ है, पशु का शरीर भी जड़ है, हेलीकॉप्टर भी जड़ है, जमीन, मिट्टी, आकाश, पानी, धातु, ये सब जड़ पदार्थ है। और ये सारे जड़ पदार्थों के साथ साथ चैतन्य शक्तियां भी काम कर रही है, म्यूचुअल इंटरैक्शन कर रही है। आप थोड़ा सा अपने नजरिया को व्याप्त करें, चारों तरफ की जो नजारा है उसको देखें, तो आपको यही मिलेगा। सूरज, चांद, सितारे मिलेंगे, आसमान मिलेगी, झरना मिलेगा, पहाड़ी मिलेगी, धरती मिलेगी, पेड़ पौधे मिलेंगे, पशु पंछियां मिलेंगे, और साथ में हम मानव भी मिलेंगे। यही हमारी पूरी विश्व है, पूरा दुनिया है। पूरे अस्तित्व की यही संरचना है, मोटे मोटे तौर पे समझने के लिए। इसको हमने सिस्टमेटिकली ऐसे रखा कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स है। पहले जो छवि के रूप में आपने देखा, उसी को हम शब्दों में यहाँ पर रखा। मिट्टी है, समंदर है, अणु परमाणु, अणु परमाणुओं से बनी हुई वस्तु है, पदार्थ है, पशु है, पक्षी है, मानव है, पेड़ पौधे, धातु है, हवा है, इत्यादि। एक लिस्ट के रूप में हम उसको रख रहे हैं। सन, मून, स्टार्स, गैलेक्सीज, माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, रोड्स, बिल्डिंग्स, पीपल, फार्म्स, ओशन, बर्ड्स, एनिमल्स, सैंड, रॉक्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोप में भी दिखने वाले, वायरस है, बैक्टीरिया है, इंसेक्ट्स है, इत्यादि इत्यादि। ये सारी चीजों को लेकर ये पूरी कायनात अस्तित्व है। और यही पूरे अस्तित्व को हम दो ही रूप में देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं यूनिट्स, यानी इकाइयां। एक है मेटेरियल यूनिट्स, यानी जड़ पदार्थ, जड़ इकाइयां, और दूसरा है कॉन्शियस यूनिट, यानी चैतन्य इकाइयां। यही दो वास्तविकताओं को लेकर ये पूरी धरती की संरचना हुई है, पूरी प्रकृति की संरचना हुई है, और पूरे अस्तित्व, पूरा कायनात का संरचना हुई है। ऐसे तक कि हम स्वयं को भी देखें, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं भी एक मेटेरियल यूनिट और एक कॉन्शियस यूनिट का वो एग्जिस्टेंस हूँ, सह अस्तित्व हूँ। मेरा अपना पहचान भी सिर्फ इतना है कि मैं एक जड़ और चैतन्य का को एग्जिस्टेंस, यानी सह अस्तित्व के रूप में प्रकट हुआ। ये सजगता अगर निरंतर हमारे साथ में रहती है, तो हम कह सकते हैं कि हम होश पूर्वक जी रहे हैं। अगर हमारी स्थिति ज्यादातर शरीर मूलक है, शरीर केंद्रित है, शरीर की संवेदनाओं के ऊपर फोकस्ड है, शरीर की आवश्यकताओं के ऊपर फोकस्ड है, रोटी कपड़ा मकान के ऊपर फोकस्ड है, स्थूल वस्तुओं के ऊपर फोकस्ड है, भौतिक रासायनिक चीजों के ऊपर केंद्रीभूत है, तो हम जी तो रहे हैं,
लेकिन पूर्ण रूप से जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आत्मा की जो आवश्यकताएं है वो कुछ भी ये स्थूल दुनिया से प्राप्त होने वाली नहीं है। आत्मा को चाहिए सुख, आत्मा को चाहिए शांति, आत्मा को चाहिए तृप्ति, आत्मा को चाहिए शक्ति, आत्मा को चाहिए पवित्रता। ये कोई भी चीज सूक्ष्म होने के कारण यह स्थूल दुनिया से यानी जड़ संसार से प्राप्त हो ही नहीं सकता। हम भोजन करते हैं तो शरीर को पोषण मिलती है, आत्मा के लिए उसका कोई रोल नहीं है। आप अगर हमारे घर में मेहमान बन के आए, आप भूखे हैं और मैंने आपको भोजन दिया, तो आप भोजन स्वीकार करेंगे, शायद आपका पेट भर जाएगा। लेकिन भोजन देते समय अगर मैंने कटु शब्द प्रयोग किया, दुर्व्यवहार किया, कड़वा वचन के साथ आपको दूर दूर करके भोजन दिया, तो शायद आप भोजन स्वीकार तक भी नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि ये भोजन तो खिला रहे हैं, लेकिन गालियों के साथ भोजन खिला रहे हैं। तो आत्मा को गाली बर्दाश्त नहीं होती है, आत्मा को प्रेम की बर्दाश्त होती है, प्रेम की चाहत होती है। मैं आपको प्रेम पूर्वक भोजन नहीं किया, नहीं दिया, तो आपका भले पेट में भूख रह जाएगा, लेकिन आप मेरी कड़वा शब्दों के कारण भोजन को स्वीकार शायद। संपूर्ण विनय, चावल दही सलाद से आत्मा की कोई पूर्ति नहीं हो। को प्रेम पूर्वक सम्मान के साथ हाथ जोड़ के नमस्ते किया, आपका चरण स्पर्श किया, जो कि सूक्ष्म संवेदनाओं से भरा हुआ, जो कि सूक्ष्म भावनाओं से भरा हुआ, एहसास के साथ भरा हुआ, उसमें आप तृप्ति होंगे, आप खुश होंगे, लेकिन आपका पेट का भूख नहीं मिटेगा। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। स्थूल शरीर की आवश्यकताएं स्थूल वस्तुओं से ही पूर्ति होती है। आत्मा सूक्ष्म होने के कारण उसकी सूक्ष्म आवश्यकताएं सुख, शांति, आनंद, तृप्ति, सहयोग, प्रेम, ये सारी चीजें सूक्ष्मता से ही प्राप्त होगी। स्थूलता से इसकी कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। और एक वास्तविकता हम आपको दिखलाएंगे। अभी तक हमने देखा कि यूनिट्स पूरे अस्तित्व में है, और यूनिट्स दो प्रकार के हैं, एक है जड़, एक है चैतन्य। ये दोनों को मिला के हमने लिखा यूनिट्स, इकाइयां। लेकिन ये दोनों तत्व, दोनों वास्तविकताएं जहां पर है, उस जगह का नाम हम कहते हैं शून्य यानी स्पेस। अब ये स्पेस भी एक वास्तविकता है यानी रियलिटी। यानी मैं हूं तो कहां पर हूं? यही शून्य में हूं। मेरा शरीर है तो कहां पर है? यही शून्य स्थान में ही है। महाशून्य भी इसको कहा गया, स्पेस कहा गया। चाहे वो जड़ वस्तु हो, चाहे चैतन्य वस्तु हो, चाहे दोनों की समाहार हो, सब कुछ यही शून्य में ही उपस्थित है। और आप इसको शून्य से अलग नहीं कर सकते। यूनिट्स आर ऑलवेज इन स्पेस। मैं इस शून्य में हूं, यानी ये पूरे कायनात में हूं। शून्यता के अंदर में मेरी स्थिति है, और मुझे ये शून्यता के अंदर से कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि शून्यता परिव्याप्त है और ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी है। ये शून्य से बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप मुझे यहां से उठा के दूसरे जगह पे भले ले चलेंगे, मैं शरीर के साथ में चली जाऊंगी, चैतन्य शक्ति में भी चली जाऊंगी, लेकिन अल्टीमेटली जहां रहूंगी वो भी यही स्पेस का एक हिस्सा है। और शून्य से इकाइयों को अलग भी नहीं किया जा सकता। चाहे जड़ इकाई हो, चाहे चैतन्य इकाई हो,
उन्हें हम ये शून्य से अलग कर ही नहीं सकते। और ये जड़ इकाइयां और चैतन्य इकाइयां शून्य के अंदर में सबमर्ज्ड है। सबमर्ज्ड मतलब डूबा हुआ है, घिरा हुआ है और भीगा हुआ है। ये थोड़ी सी समझने की बात है। सबमर्जेंस मतलब इसमें तीन चीजें हैं। एक तो डूबी है, दूसरी घिरी हुई है, तीसरी भीगी हुई है। इट इज submerged in space, surrounded by space, and space is also within the units. इसको एक उदाहरण से आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये क्या चीज है? आज आप लोगों से मैंने ज्यादा सुना नहीं, अभी थोड़ा सा सुना दीजिए। ये क्या चीज है? गुलाब जामुन। जी, बहुत सुंदर, गुलाब गुलाब जामुन। जामुन। हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। गुलाब जामुन है, गर्मा गर्म है, डिलीशियस है, स्वादिष्ट है, स्वीट है, बड़ा प्यारा लगता है। अब ये गुलाब जामुन जो है, ये शुगर की सिरप में अभी देखिए पड़ा हुआ, यानी चाशनी। चाशनी में अब जब ये है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये चाशनी के अंदर में डूबी हुई है, घिरी हुई है। इट इज सराउंडेड बाई चाशनी। और भीगी हुई है मतलब ये गुलाब जामुन के अंदर में भी कण कण तक चाशनी प्रवेश कर चुकी। एग्जैक्टली इसी तरह से ये जो अस्तित्व है, इसके अंदर में हम जो स्थित है, हमारी उपस्थिति इसी तरह से सबमर्जेंस के रूप में है। वी आर सबमर्ज्ड इन स्पेस, वी आर डीप्ड इन स्पेस, एंड द स्पेस आल्सो पेनिट्रेट्स अस। हमारा शरीर के अंदर में भी शून्य है, शरीर के बाहर में भी शून्य है, और हम स्वयं शरीर के साथ में इस शून्यता के अंदर में निरंतर रहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है, ये शून्य को लेके इतनी बातें करने की आवश्यकता क्या है? शून्य तो है ही है, वो अपनी जगह पर है, हम अपनी जगह पर है। वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ी शक्तिशाली एक कार्य हो रही है, सूक्ष्मता के साथ हो रही है। जैसे इसके पहले हमने देखा कि शरीर एक स्वयं संचालित मशीन की तरह काम करती है। द बॉडी टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ बाय इट्स ओन। और उसके साथ में चेतना जब जुड़ती है तो चेतना भी उसकी देखरेख करती है। Certain activities which are beyond the control of the body itself, those activities are taken care of by the soul. अब ये दोनों इकाइयां, शरीर और चेतना दोनों इकाइयां, ये शून्य में होने के कारण दोनों आपस में निरंतर क्रियाशील रहते हैं। शरीर भी क्रियाशील है और चेतना भी क्रियाशील है। चेतना व्हाट के इज अंदर में इकाइयां? चैतन्य इकाइयां माना? इकाइयां। वो इकाइयां इकाइयां मतलब, माना क्या? इकाइयां का मतलब एक यूनिट, एक वस्तु। जैसे घर हम बनाते अच्छा। हैं तो एक 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 करके ईंट को सजा के एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हम बनाते हैं। तो बिल्डिंग के लिए हम कहेंगे कि एक ईंट है, एक छोटी सी इकाई, एक यूनिट। ऐसे कई सारे अच्छा ब्रिक्स अच्छा, को थैंक सजा, यू भाई। हाँ, ऐसे कई सारे ब्रिक्स को, यानी कई सारी बिल्डिंग यूनिट्स को सजाने के बाद एक बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। अब मान लीजिए हम चावल खा रहे हैं, राइस। तो राइस की एक छोटा सा कण, वन पीस ऑफ राइस, उसको हम कह सकते हैं कि इट इज वन यूनिट। एक थाली में या एक कटोरी में अगर हम कई सारे ऐसे राइस की यूनिट्स खाते हैं, वन बाउल ऑफ राइस, वन थाली ऑफ राइस, वन प्लेट ऑफ राइस, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ राइस ग्रेन्स। इस तरह से ये पूरे कायनात में शून्य जिसको कहा जाता है, वो एक ऊर्जा का क्षेत्र है।
सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का क्षेत्र है, अक्षय शक्ति का भंडार है, जिसके अंदर में गर्वित होने के कारण जड़ शरीर और चैतन्य सत्ताएं दोनों निरंतर क्रियाशील है और परस्परता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसलिए ये शून्य को हम कहते हैं मूल ऊर्जा, एब्सोल्यूट एनर्जी, निरपेक्ष एनर्जी, साम्य ऊर्जा। क्योंकि आज दुनिया में आप दूसरा कोई भी ऊर्जा का स्रोत देखें, चाहे वो बिजली की ऊर्जा हो, चाहे हवा की ऊर्जा हो, विंड पावर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कोई भी एनर्जी का रूप आप देखें, ये सारे एनर्जी की जो ओरिजिन है वो यही शून्य से ही होती है, स्पेस से ही होती है। इसलिए जो शून्य हमें स्थिर दिखता है, क्रिया शून्य दिखती है, लेकिन उसी में गर्भित होने के कारण सारी इकाइयां, ऑल द यूनिट्स क्रियाशील हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ी महिमा है, चमत्कारी है, यूनिक फीचर है। ये पूरे अस्तित्व के सारे तत्व, चैतन्य शक्तियां और जड़ शक्तियां यही शून्य के अंदर में निरंतर कार्यशील होते हैं। आज समय को नजर में रख के यहीं तक रखते हैं प्रेजेंटेशन को। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा, फिर आगे चल के हम लोग अगला सत्र 30 तारीख को होगा। उसमें हम लोग देखेंगे कि ये शून्य की महिमा क्या क्या है और उसका इम्पैक्ट यानी असर शरीर और चेतना में कहाँ तक हो पाती है। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नहीं भाई, आपने चेतना, बहुत अच्छा समझाया। थैंक शुक्रिया यू जी। शुक्रिया, चेतना एक इतनी पावरफुल एंटिटी है, इतनी हाई पोटेंशियल उसमें है कि जब तक हम उसको इंटरनली रियलाइज नहीं करेंगे, मैनिफेस्ट करने के प्रयास नहीं करेंगे, सजगता के साथ नहीं करेंगे, तब तक आत्मा की वो पोटेंशियल डोरमेंट होके रह जाएगा, मैं अभिव्यक्त नहीं हो पाएगा, मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। उसको नर्चर करने की आवश्यकता है, सजगता तो के साथ हाउ डू यू रिलेट चेतना एंड शून्य? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दीदी। शून्य तो सभी के लिए समान है, ऊर्जा का क्षेत्र है और सभी के लिए इक्वल मात्रा में अवेलेबल है। लेकिन अपनी पोटेंशियल के अनुसार, अपनी जागृति की क्रिया के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी योग्यता, क्षमता और पात्रता के अनुसार हमें ये ऊर्जा क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, घर के अंदर में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, उस वायरिंग सिस्टम से सभी अप्लायंसेस को इक्वल इनपुट मिलती है। लेकिन एक बिजली की बल्ब को जलने के लिए जितना इनपुट चाहिए, हीटर को जलने के लिए जितना इनपुट चाहिए, ट्रांसफार्मर चलने के लिए जो इनपुट चाहिए, मोबाइल चार्जर को इनपुट जितनी चाहिए, वो अपनी आवश्यकता अनुसार, क्षमता अनुसार, पात्रता अनुसार वो कॉमन इनपुट को अपने अनुसार शेयरिंग कर लेते हैं। कहीं स्टेप अप करने की आवश्यकता होती है, कहीं स्टेप डाउन करने की आवश्यकता होती है। उसी विधि से ये जो साम्य ऊर्जा है, एब्सोल्यूट एनर्जी के फील्ड है, उसके अंदर में हम निरंतर होने के कारण, बिकॉज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस ओनली, हम उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कल्पनाशीलता के अंदर में कितनी ताकत है, पोटेंशियल है, उसी अनुसार हमें वो प्राप्त होगी। जैसे बाबा की जो शक्तियां हैं वो सभी के लिए समान है, लेकिन हर आत्मा को समान रूप से वो इनपुट के रूप में मिल तो रहा है, लेकिन हम उसको कितना असिमिलेट कर पा रहे हैं, दैट इज ए वेरिएबल फैक्टर। तो आपका जी शून्य माना बिंदी हमारे आत्मा, वो बता रहे हैं? नहीं दीदी, आत्मा तो तो बिंदी शून्य स्वरूप माना है ही।
शून्य का मतलब है हमारे चारों तरफ में जो खाली स्थान है उसको अच्छा अच्छा। कहेंगे शून्य। सो वैक्यूम, अच्छा, ओके हाँ, ओके। आप हमें देख पा रहे हैं, कम से कम पर्दे में तो देख पा रहे हैं, इसलिए देख पा रहे हैं कि आप और हमारे बीच में शून्य है, खाली स्थान है। और यही शून्य पारगामी है, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए आप हमें स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर ये शून्य नहीं होता तो फिर हम एक दूसरे को देख नहीं पाते। तो ये शून्य स्थान अच्छा इटसेल्फ इज द स्पेस। अच्छा अच्छा। आगे की सेशन में इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, हम और डीपली जाएंगे और सूक्ष्मता के साथ में इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक। थैंक यू थैंक यू भाई वेरी जी। मच। थैंक यू वेरी मच भाई जी। सर नेक्स्ट सेशन में अगर आप थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में भी थोड़ा अटेंड ऐड करेंगे तो यूजफुल जी होगा। भाई जी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 90% सूक्ष्मता की बात करेंगे, सटल एनर्जी की बात करेंगे, साइकोलॉजी का कुछ कवरेज रखेंगे, और जड़ हम्म। शरीर जड़ तत्वों से धीरे धीरे हटते जाएंगे। मतलब 10% करीब रहेगा जड़ता की, और 90% रहेगा चेतना की। और उसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे प्रैक्टिस का, 3-4 मिनट का, जस्ट लाइक मेडिटेशन। वो भी हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि जड़ शरीर को देखने की क्रिया चेतना से कैसी हो सकती है, और चेतना के द्वारा भी चेतना को देखना। टू सी द सेल्फ बाय द सेल्फ एंड टू सी द बॉडी बाय द सेल्फ, ये दोनों हम्म। क्रिया एक साथ हम करेंगे। इट इज जस्ट ए प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन की ओर हम लोग चलेंगे। जी। ओवर टू थैंक यू। यू हर्ष भाई। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। नाइस इवनिंग। तो बाबा को याद करके सोना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर ओम पार्टिसिपेशन। शांति, थैंक यू।